हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को न्यायिक सेवा परीक्षा में सफलता का रहस्य बताऊंगा। न्यायिक सेवा परीक्षाएं प्रत्येक राज्य में अलग अलग ली जाती हैं। अलग अलग क्यों ली जाती हैं? क्योंकि ये परीक्षाएं हाई कोर्ट की अनुशंसा के लिए होती हैं। न्यायिक सेवाओं में सभी जजों की, सिविल जजों की, सहायक सेशन जजों की, सहायक जिला न्यायाधीशों की, सभी की नियुक्तियां हाई कोर्ट द्वारा की जानी होती हैं। इसलिए हाई कोर्ट ही इन नियुक्तियों के लिए अनुशंसा करता है और हाई कोर्ट द्वारा ही ये नियुक्तियां की जाती हैं। अब चाहे एग्ज़ाम हाई कोर्ट द्वारा लिया जाए या किसी और दूसरी बॉडी द्वारा लिया जाए, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि यह एग्ज़ाम स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है और इसलिए चूँकि हाई कोर्ट प्रत्येक स्टेट के लिए अलग अलग बनाए गए हैं, तो साथियों मैं अब खुलासा करूँगा कि जुडिशरी एग्ज़ाम्स में सफलता कैसे प्राप्त की जाती है। आज मैं सिविल न्यायाधीश स्तर के एग्ज़ाम की बात करूँगा और अगली ऑडियो में जिला न्यायाधीश स्तर के एग्ज़ाम के लिए चर्चा करूँगा। चूँकि सभी राज्यों के लिए अलग अलग एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, लेकिन सभी राज्यों में जो एग्ज़ाम किए जाते हैं उनका पैटर्न कमोबेश एक जैसा होता है। प्रारंभिक परीक्षा ली जाती है, उसके बाद में मुख्य परीक्षा ली जाती है और उसके बाद में साक्षात्कार होता है। प्रारंभिक परीक्षा केवल कैंडिडेट्स की संख्या को कम करने के लिए कंडक्ट की जाती है। इस परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों का जो अंतिम मेरिट लिस्ट निकाली जाती है, उसमें इस परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों को नहीं जोड़ा जाता है, परंतु मुख्य परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों को और साक्षात्कार में प्राप्त किए गए अंकों को मिला करके मेरिट तैयार की जाती है। इसलिए परीक्षा में अंतिम सफलता के लिए शुरुआत से ही, जिस दिन से परीक्षा का हमने तैयारी शुरू की है, तो माइंड में ये फिल्म होनी चाहिए कि हमको मेंस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। सभी विद्यार्थियों को मैं रिकमेंड करूँगा कि वह शुरुआत से ही मेंस की तैयारी करें। मेंस की तैयारी और प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में क्या डिफरेंट होता है वह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। प्रारंभिक परीक्षा में जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं वह अक्सर फैक्चुअल होते हैं, तथ्य को लिए हुए होते हैं और सेक्शंस को भी पूछा जाता है कि फला सेक्शन में क्या लिखा हुआ है या फिर ये वाली बात किस सेक्शन में दी हुई है। तो मैं बताने जा रहा हूँ कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए किस तरह से तैयारी की जाती है और मुख्य परीक्षा के लिए किस तरह से तैयारी की जाती है। मुख्य परीक्षा में जो पैटर्न होता है वह व्याख्यात्मक पैटर्न होता है। उसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें यह आशा करता है कि आपको सब्जेक्ट का कितना ज्ञान है। वहाँ ना केवल फैक्ट की आपसे आशा की जाती है, बल्कि उसका एनालिसिस करने की भी आपसे आशा की जाती है। आपसे यह भी आशा की जाती है कि आपने जो
किताब में या जो बेयर एक्ट में लिखा हुआ है उसका इंटरप्रिटेशन किस तरीके से किया है। मेंस का जो एग्ज़ाम होता है उसमें यह भी आशा की जाती है कि आप कितने प्रायोगिक हो। इसलिए प्रारंभिक परीक्षा और मेंस परीक्षा की तैयारी में डिफरेंट ज़रूर होता है। फिर भी जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि प्रत्येक परीक्षार्थी को अपने मन में यह ध्येय बना के रखना चाहिए कि वह मेंस परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा है। प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी से वह अंतिम सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। मेंस परीक्षा की तैयारी यदि वह शुरुआत से करेगा तो जैसे ही उसने प्रीलिम्स पास की है वह मेंस को आसानी से क्वालिफाई करके इंटरव्यू के लेवल तक पहुंच जाएगा। इस बात को रिकमेंड करने का दूसरा कारण यह भी है कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के मध्य में जो समय अवधि दी जाती है वह बहुत ही कम होती है। इतनी कम अवधि में किसी भी प्रकार से मुख्य परीक्षा की तैयारी संभव नहीं होती है। इसलिए शुरुआत से ही कमर कस के होना चाहिए कि हमको मेंस के लिए ही तैयारी करना है। इसका तीसरा कारण ये है कि जो परीक्षार्थी मुख्य परीक्षा को ध्येय बना करके तैयारी करेगा तो उसकी प्रारंभिक परीक्षा की लिए तैयारी स्वयं हो जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा के लिए उसको अलग से बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मित्रों, अब मैं बताता हूँ कि प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है आपको और मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है और साक्षात्कार के लिए क्या आवश्यक होता है और इस प्रकार से आप अंतिम सफलता कैसे प्राप्त करोगे। प्रारंभिक परीक्षा जैसा कि मैंने बताया है फैक्चुअल एस्पेक्ट पर डिपेंड करती है। उसके लिए आपको जिस राज्य के लिए आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हो उस राज्य के पुराने प्रश्न पत्रों को अवश्य देखना चाहिए। इसके अलावा दूसरे राज्यों के प्रश्न पत्रों को भी आप देख सकते हो। सभी प्रश्न पत्रों को देखने के बाद में इस बात का आपको एहसास हो जाएगा कि प्रारंभिक परीक्षा में कई सारे प्रश्नों को परीक्षा आयोग द्वारा रिपीट किया गया है। इस प्रकार से आपके लगभग 60 to 70% प्रश्न पुराने प्रश्न पत्रों को देखने से ही सॉल्व हो जाएंगे। पुराने प्रश्न पत्र ना केवल उसी राज्य के, उस राज्य के तो आपको देखना ही देखना होंगे हर परिस्थिति में, बल्कि दूसरे अन्य सभी 10 हिंदी भाषी राज्यों के प्रश्न पत्रों को भी आपको देखना होगा। यदि आपने सभी प्रश्न पत्रों को पिछले 7 वर्षों के सभी प्रश्न पत्रों को यदि आपने देख लिया है तो आपका 70% पेपर सॉल्व हो चुका है। इसके बाद प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपको थोड़ी मेहनत वाली बात है कि जितने भी संहिताबद्ध आपके एक्ट, संहिताबद्ध जो भी विषय आपके सिलेबस में रखे गए हैं उनके इंडेक्स को कंठस्थ करना होगा। जिस परीक्षार्थी ने यह काम पूरा कर लिया, समझ लीजिए कि प्रारंभिक परीक्षा तो उसकी निकल ही गई और उसके बाद में इंटरव्यू के स्तर पर भी उसका आत्मविश्वास चरमोत्कर्ष पर होगा। इंडेक्स का याद करना प्रारंभिक परीक्षा और इंटरव्यू लेवल दोनों में वह काम करेगा और ऐसा व्यक्ति आत्मविश्वास का स्वामी होगा। इसलिए यदि आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंट डेवलप करना है तो सबसे पहले सभी विषयों के इंडेक्स को कंठस्थ कर लीजिएगा और उसके बाद में आप आइएगा मेरे पास में कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ।
अब मैं बात करूँगा मुख्य परीक्षा के लिए क्या करना है आपको। जैसा कि मैंने बताया कि शुरुआत से ही आपको मुख्य परीक्षा पे ही सेंट्रलाइज करना है। तो साथियों, मुख्य परीक्षा का अध्ययन इस तरह से करना है कि एक बेयर एक्ट तो आप अपने साथ रखेंगे ही। बेयर एक्ट तो सभी सब्जेक्ट के आपको परचेज करने ही हैं, उनको तो पढ़ना ही है। मुख्य परीक्षा में हम बेयर एक्ट को पूरी रीडिंग करने के बाद में, पूरी बेयर एक्ट आपको एक बार रीडिंग कर लेनी है। उसके बाद में जो उसके मुख्य भाग हैं, जो उसके इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, उन इम्पोर्टेंट पार्ट को आप बेयर एक्ट में से ही कंठस्थ कीजिएगा। इतना यदि आपने कर लिया, इम्पोर्टेंट पार्ट जैसे कि मैं बात करूँगा आपकी साक्ष्य अधिनियम की। साक्ष्य अधिनियम में यदि आपने सेक्शन 32 को कंठस्थ कर लिया, 33, 34 एक बार के लिए छोड़ दीजिएगा। जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सेक्शंस होते हैं, जैसे कि 112 को कंठस्थ कर लिया, 113A को कर लिया, 113B को कर लिया। अब अपन आईपीसी में देखें तो आईपीसी में जैसे कि आपने 378 को पूरा वैसा का वैसा ही कंठस्थ कर लिया जैसा कि उसमें लिखा हुआ है। 376 को भी आपने वैसा का वैसा ही कंठस्थ। मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि इम्पोर्टेंट पार्ट आपको कंठस्थ करना पड़ेंगे, जैसा कि बेयर एक्ट में छपा हुआ है हूबहू आपको कंठस्थ करना होगा। यदि इतनी मेहनत आपने कर ली है तो आप यकीन मानिए कि आपके मुख्य परीक्षा में उतने अंक तो आ ही जाएंगे जितने के लिए कि आपका इंटरव्यू कॉल आना होता है। इंटरव्यू कॉल आपका दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। यदि आपने केवल जो मैंने बताया कि इम्पोर्टेंट पार्ट को कंठस्थ कर लीजिएगा। पूरे बेयर एक्ट को कंठस्थ करने को भी मैंने आपको सजेशन नहीं दिया। कितना सॉल्व कर दिया आपको, कितना हल्का कर दिया। इसके बाद मुख्य परीक्षा में आप अपने सहयोग के लिए कि आपको जहाँ पर कंठस्थ नहीं हो पा रहा है वह पार्ट, तो सहयोग के लिए आप किसी टेक्स्ट बुक को या किसी गाइड को, किसी कोचिंग को, किसी टीचर को कंसल्ट कर सकते हो, उसके नोट्स को भी पढ़ सकते हो। लेकिन आखिरकार आपको मेंस का जो एग्ज़ाम होता है, जिसमें व्याख्यात्मक प्रश्न होते हैं, व्याख्यात्मक प्रश्न मुख्य परीक्षा में होते हैं, प्रारंभिक परीक्षा में कभी व्याख्यात्मक प्रश्न नहीं होते हैं, वहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। तो व्याख्यात्मक प्रश्न आप मुख्य परीक्षा में बिल्कुल जैसा बेयर एक्ट में लिखा हुआ है वैसा का वैसा छाप के आते हैं, और उसके बाद में अपना थोड़ा सा एनालिसिस उसमें बता के आते हैं। इतना करने के बाद में आपके जो मार्क्स आएंगे उसमें आपको भी विश्वास नहीं होगा कि इतने मार्क्स आपके कैसे आ गए। साथियों, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, मुख्य परीक्षा में अच्छे मार्क्स कैसे हासिल किए जाते हैं। अक्सर हमने देखा है कि लोग इतना अधिक लिखते हैं, एक प्रश्न का जो उत्तर होता है वह यदि 200 शब्दों में या 150 शब्दों में हो सकता है, तो जानबूझकर उसको वह 500 शब्दों में, यानी कि 2 गुना से लेकर के 3 गुना तक लोग लिख के आते हैं। ज़्यादा शब्दों में लिखने का कोई भी फ़ायदा मिलने वाला आपको नहीं है। ये मात्र एक भ्रम है, एक भ्रांति है। दूसरे कोचिंग संस्थानों ने, दूसरे मार्गदर्शकों ने आपको बताया होगा, लेकिन मैं इसका पूरी तरह खंडन करता हूँ कि ज़्यादा यदि आप शब्द लिख के आते हो तो आपके मार्क्स बढ़ने के बजाय घटने की संभावना ज़्यादा है। जो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है आपकी, उसके पास में इतना समय नहीं है कि आपकी बहुत सारी बातों को वह पढ़े।
इसलिए आपको वही उत्तर लिख के आना है जो सरल और सटीक और बिल्कुल सीमित शब्दों में हो, उतना ही हो जितना पूछा गया है, और आसपास की लाग लपेट नहीं होनी चाहिए। आपको उसमें भूमिका बनाने की आवश्यकता भी नहीं है और निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता भी नहीं है। जो प्रश्न पूछा गया है तो वह बॉडी आपको बतानी है कि जो बॉडी पूछी गई है केवल वही बॉडी आपको बतानी है, अदरवाइज आपको अननेसेसरी वर्ड नहीं बढ़ाने हैं। एक सटीक और सही जवाब आपको 80% तक मार्क दे देगा। जिन लोगों ने अभी तक मुख्य परीक्षा नहीं दी है, मैं उनको बता देता हूं कि मुख्य परीक्षा में 60% मार्क्स सामान्यतः, बहुत से बहुत 70%, इससे ऊपर कभी नहीं जाता है। इतने मार्क्स यदि आप लेके आते हो तो आप किसी भी राज्य की मुख्य परीक्षा को सफलता प्राप्त कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा साक्षात्कार के लिए क्या करना है। मुख्य परीक्षा में आपने इतनी मेहनत की कि साक्षात्कार में आपने प्रारंभिक परीक्षा में ही मेहनत की थी, आपने इंडेक्स पूरा रट दिया, आपने सभी पुराने प्रश्न पत्रों को सॉल्व कर दिया। तो आपने इतनी मेहनत करने के बाद जब आप साक्षात्कार के लेवल पर जाते हो तो आपका आत्मविश्वास तो वैसे भी आसमान को छू रहा होगा। अब आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल मेहनत करने की। आपने इस स्तर पर आकर के आपने जो भी आपको पढ़ना था ना, वो आपने सब पढ़ लिया है। अब आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि आपको विधि की पुस्तकों से बहुत कुछ और पढ़ना है। इस लेवल पर आप प्रायोगिक स्तर पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा जुडिशरी से जुड़िएगा, थोड़ा कोर्ट जाना सीखिए। आपने मुख्य परीक्षा पास कर ली है, उसके बाद थोड़ा सा अब आप न्यायपालिका की तरफ ध्यान दीजिएगा। आप किसी एडवोकेट के टच में आइएगा, कोर्ट जाना चालू कीजिएगा। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप पूरा 5 घंटे कोर्ट जाइएगा, कोर्ट 5-6 घंटे लगता है, लेकिन आप प्रतिदिन 1 घंटे या 2 घंटे, मेरा कहने का मतलब है वीक में 2-3 घंटे आपको कोर्ट जाना है। चाहे आप वीक में 2 बार जाओ, चाहे आप प्रतिदिन जाओ, जैसा भी आपको सूटेबल लगता हो। अब आपको क्या है, प्रायोगिक होना है, और जितने भी आपके सिलेबस में विषय हैं उसमें से जो प्रायोगिक पार्ट जो होता है ना, उस प्रायोगिक पार्ट को आपको आत्मसात करना है। आपको जो प्रक्रियात्मक विधि है उसको अच्छे से समझना है, और प्रक्रियात्मक विधि को कोई भी लेक्चरर, कोई भी प्रोफेसर आपको नहीं समझा सकता, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। यदि कोई कहता है कि मैं आपको अच्छा समझा सकता हूँ, कोई भी प्रोफेसर, कोई भी लेक्चरर आपको प्रक्रियात्मक विधि को, प्रोसीजर लॉ को अच्छे से नहीं पढ़ा सकता है। आपको उसको यदि अच्छे से समझना है, उस लेवल तक समझना है कि आप यदि पदासीन हो जाते हो, आप जज बन जाते हो, तो आपको समस्याओं का सामना ना करना पड़े। उस स्तर तक यदि आपको प्रक्रियात्मक विधि को समझना है तो आपको किसी ना किसी एडवोकेट की शरण लेनी ही पड़ेगी। तो साथियों, मैं आपको इंटरव्यू में सफलता कैसे मिलेगी वह बता रहा हूँ। तो उसके लिए आपको प्रक्रियात्मक होना होगा, प्रायोगिक होना होगा। जो आपका सिलेबस है उसमें से उस पार्ट को कंठस्थ करना होगा, समझना होगा जो प्रायोगिक है। इसके अलावा जो आप पहले पढ़ चुके हो उसको पूरा ही आपको रिपीट भी करना है। पूरा रिपीट तो करना ही होता है, रिवीजन तो करना ही होगा। जो आप पढ़ के आए हो तो वह आपको वहाँ बोर्ड को बताना पड़ेगा कि मैं नकल करके नहीं आया हूँ, मैं हकीकत में पढ़ के ही आया हूँ और पढ़ा हुआ ही बता रहा हूँ। तो इसलिए आपको उसको भी रिपीट करना है, उसका भी रिवीजन करना है। उसके अलावा आपको प्रक्रियात्मक विधि पर ज़्यादा ध्यान देना है। प्रक्रियात्मक विधि कौन सी होती हैं? CRPC हुई, CPC हुई, एविडेंस एक्ट हुआ, यदि आपके कोर्स में लिमिटेशन एक्ट है तो वो हुआ,
तो ये आपको सभी कुछ अच्छे से समझना होगा। इसके बाद में जैसे कि मैं आपको साक्षात्कार के स्तर पर पहले से ही बोलता आया हूँ कि आपको विधि में बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं होता है, लेकिन आपको करना क्या होता है, आपको खुद को मेंटेन करना होगा, खुद की पर्सनैलिटी को डेवलप करना होगा, खुद के बारे में यह सोचना होगा कि मैं तो एक ऑफिसर हूँ। आपको बिल्कुल अपने अंदर से हेजिटेशन को या फ्रस्ट्रेशन को कोसों दूर करना होगा। आपको अपने आत्म का विकास करना होगा, सेल्फ डेवलपमेंट करना होगा। इसके लिए आपको जो भी मार्ग दिखता हो मेडिएशन का XYZ जो भी, लेकिन आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट को डेवलप करना होगा। अपने अंदर के जितने भी नेगेटिव आपकी थिंकिंग्स हैं उनको आपको निकालना होगा और पूरी तरह से ये मानना होगा कि मैं एक स्वस्थ राष्ट्र का स्वस्थ नागरिक हूँ। और इसी दरमियान आपको जो समसामयिक घटनाक्रम होते हैं उस पर कड़ी नज़र रखनी होगी। मैं यह नहीं बोलता हूँ कि आपको वहाँ कंठस्थ करने वाला कुछ करना है कि प्रतियोगिता दर्पण ले आए या फिर वीकली करंट अफेयर्स ले आए और लगे कंठस्थ करने की नोबेल पुरस्कार किन 5 लोगों को मिला था, 6 लोगों को मिला था। ये नहीं है, आपको कंठस्थ कुछ नहीं करना है कि फ्रेंच ओपन में कौन विनर था, महिलाओं में कौन विनर था, युगल में कौन विनर था, विंबलडन में कौन था। आपको कंठस्थ बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, मात्र करंट अफेयर्स पर आपको कड़ी निगाह रखनी है। प्रतिदिन आपको न्यूज़ देखनी है। आप एक न्यूज़ आप प्रतिदिन देखेंगे, 20 मिनट 25 मिनट की जो न्यूज़ होती है वो आप देखिएगा, प्रतिदिन देखिएगा और अपने माइंड को डेवलप कीजिएगा। अपने माइंड को राष्ट्र की धारा के साथ में जोड़िएगा। तो साथियों, मुझे लगता है कि आपका बहुत कुछ मैंने आसान कर दिया और मैंने वही सब कुछ आपको बताया जो एक्चुअल है। दूसरे कोचिंग संस्थान आपको क्या बताते हैं, आपको क्या सजेशन देते हैं, वो कुछ भी देते हों, कुछ भी करते हों, लेकिन वो आपको इतना कठिन मार्ग दिखा देते हैं कि वहाँ से आपको सफलता के लिए रातों रात जागना पड़ता है और दिन का चैन रात की नींद हराम हो जाती है और व्यक्ति शुरुआत से ही इतना कष्ट में हो जाता है। और इसके अलावा आपको जाने कौन कौन से वो बातें बताते हैं कि जनरल के लिए और मुश्किलें हैं, SC ST के लिए ये, तो मैं आपको उन सब बातों पे ध्यान नहीं दूंगा। आपको जो सरल और आसान मार्ग मैंने आपको बताया है, केवल वही करते जाइएगा और ज़्यादा अपने माइंड को विचलित ना कीजिएगा। स्वस्थ आपका मन रहेगा तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। यही आपसे आशा करता हूँ और आपसे मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।